आज आप लोगों का स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि नमस्ते बोलता हूँ। अभी हम लोग बस्ती के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जब हम बस्ती देते हैं तो बस्ती के कुछ नियम रहते हैं, उनको पालना बहुत ज़रूरी है और उनको समझना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बस्ती जब देते हैं ना, तो बस्ती देते कहीं पर भी जख्म नहीं होना चाहिए। जब भी हमारा रोगी है, वह सोया है लेफ्ट लेटरल पोजीशन में, और हम लोग बस्ती दे रहे हैं, तो उसको कहीं पर भी कैथेटर से या बस्ती नेत्र से उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या है कि जब हम लोग बस्ती दे देते हैं, तो बस्ती देने के बाद ना थोड़ी देर के बाद बस्ती प्रत्यागम होता है। तो वह 1 से 5 मल वेग में एक बार आएगा, या 5 तक मल के वेग आते हैं, और पेशेंट का जो जितना भी हमने मेडिसिन दिया है उसके साथ में मल भी निकलता है। तो यह किस तरह से आता है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले जब हम ये देते हैं, बस्ती देते हैं, तो बस्ती प्रत्यागम जब होता है तो पहले मल आएगा, मल आने के बाद पित्त निकलता है, फिर कफ निकलता है, फिर वायु निकलता है। ये क्रम से आता है, मतलब पहले मल निकलेगा, फिर पित्त निकलेगा, फिर कफ निकलेगा। क्योंकि शरीर में वैसे ही है, कफ जो है वो ऊर्ध्व भाग में है शरीर में। तो इस तरह से मल आता है। पहले मल आता है, फिर पित्त आता है, फिर कफ आता है, फिर वायु आता है। 1 से 5 वेग तक ये मल प्रवृत्ति होती है। इस तरह से बस्ती प्रत्यागम हो जाता है। उसके बाद में जब अच्छे से बस्ती का प्रत्यागम हो जाए, तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं वह जानना बहुत ज़रूरी है, और क्या सिम्टम्स नहीं हो तो हमें क्या चिकित्सा देना चाहिए, ये मैं बताने के लिए आया हूँ। तो निरू बस्ती जब भी हम देते हैं, काढ़े का बस्ती जब देते हैं, तो शरीर में हल्कापन आ जाता है। ऐसा लगता है कि कोष्ठ शुद्ध हो गया है, पेट अच्छे से साफ हो गया है। तो ये हमें समझ लेना चाहिए। इसके बाद में इंद्रिय और मन है वो प्रसन्न हो जाते हैं, तो अंदर से जो है अच्छा फीलिंग होता है, प्रेजलेबल, मतलब ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा, मन उत्साहित हो जाता है, मन को बहुत अच्छा लगता है। अपनी ज्ञानेंद्रिया जो है, पंच ज्ञानेंद्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, ये एकदम हल्की हो जाती हैं, एकदम प्रसन्न हो जाती हैं जब भी बस्ती प्रत्यागम हो जाता है। तो उसके बाद में कोष्ठ स्निग्ध हो जाता है, क्योंकि हम लोग निरू बस्ती दे रहे हैं, तो उसमें हम थोड़ा सा तेल डाल के दे रहे हैं, तो स्निग्धता का ऐसा अनुभव होता है, रुक्षता की कमी हो जाती है। उसके बाद में व्याधि जो भी बढ़ा हुआ है, जैसे कि अगर हमारे पास पेशेंट आया जिसको बहुत ज़्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस है, घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, तो जब हम बस्ती देते हैं, बस्ती प्रत्यागम हो जाता है, तो वायु निकल जाता है। वायु निकलने के बाद पेशेंट को ना वो व्याधि का जो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है वह कम हमें दिखाई देने लगता है। इसके बाद में निरू बस्ती जब प्रत्यागम हो जाता है, मतलब वापस आ जाता है, तो खाना खाने में रुचि उत्पन्न होती है, खाना खाने का मन करता है, और जो भी खाना खाए उसका टेस्ट होने लगता है, आने लगता है। उसके बाद में जाठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है। ऐसा सारा सिम्टम होता है, और ये सारा चीज़ सुश्रुत संहिता में चिकित्सा स्थान में 38 नंबर का जो अध्याय है उसमें 10 to 30 नंबर का श्लोक में बताया है कि बस्ती प्रत्यागत अगर अच्छे से हो जाए, 1 से 5 वेग तक मल वेग आता है, और मतलब बार बार मल प्रवृत्ति होती है, एक बार भी हो सकता है, या मैक्सिमम 5 बार भी हो सकता है। 5 बार वेग आ सकते हैं, मल प्रवृत्ति एक ही बार जाएगा वो, लेकिन 5 बार वेग आ सकते हैं। तो ऐसे सिम्टम्स आते हैं। मैं फिर से बताता हूँ, क्रम से मल निकलता है, स्टूल निकलता है, फिर पित्त निकलता है, कफ निकलता है, फिर वायु निकलता है, ये क्रम है। उसके बाद में शरीर में हल्कापन आ जाता है जब भी बस्ती प्रत्यागम हो जाता है। और आपको पेशेंट को ये जरूर पूछना है, पेशेंट को समझाना है कि जब बस्ती निकलता है क्या, तो आपको क्या क्या फील हो रहा है, यह आपको जानना जरूरी है। इससे ये समझ आता है कि बस्ती प्रत्यागम अच्छे से हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर इंद्रिय मन जो रहता है, और शरीर प्रसन्न हो जाता है, अंदर से बहुत अच्छा फीलिंग आने लगता है। इसके बाद में कोष्ठ स्निग्ध हो जाता है, ये सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। फिर व्याधि का जो प्रभाव है, व्याधि का जो तीव्रता है, इंटेंसिटी है, वह थोड़ा कम होने लगती है, रुचि उत्पन्न हो जाती है, और जाठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है। ऐसे सिम्टम्स देखने को आ जाते हैं। बस्ती प्रत्यागम काल जो है उसके लिए ऐसा बताया है कि यह ज़्यादातर 45 मिनट्स तक, 1 मुहूर्त तक रहना चाहिए, अगर हमने निरू बस्ती को अच्छे सुयोग मात्रा से दिया हुआ है तो। इसको बस्ती प्रत्यागम काल बोलते हैं। मतलब ये निरू बस्ती हम देते हैं तो 5 मिनट में भी आ सकते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम 45 मिनट तक यह पेट में रहना चाहिए, और फिर मल वेग आना चाहिए, स्टूल का प्रेशर आएगा और वह मल निकल जाता है। इसके बाद में अगर ये बस्ती प्रत्यागम अच्छे से नहीं हुआ, और वायु जो है वो प्रकोपित हो गया, आवरण जन्य हो गया, जैसे पुरुषावृतवात ऐसा हो गया, पुरुषावृत अपान वायु ऐसा हो गया, तो क्या होगा कि कोष्ठ शूल होगा, मूत्र शूल होगा, मूत्राशय शूल होगा। उसके बाद में मूत्र शूल या मूत्राशय शूल होगा, हृद शूल होगा, वृक्क शूल होगा, मतलब किडनी के साइड में बहुत पेन होने लगेगा। फिर पूरी शाशय जो है वहाँ पे पेट में दर्द होने लगता है। फिर उसके बाद में पक्वाशय में शूल होने लगता है, मूत्राशय में पेन होने लगता है,
और वायु की प्रतिलोम गति हो जाती है। अगर आवरण जन्य संप्राप्ति होती है और वहाँ पे कोष्ठ स्निग्ध नहीं है और मल जो है वो उसने आवरण कर लिया है वायु को, तब ये सारे सिम्टम्स आने लगते हैं। तब उस टाइम पे हमें गोमूत्र पिलाना चाहिए। यवक क्षार और अम्ल तीक्ष्ण औषधों का सिद्ध जो काढ़ा रहता है उसका बस्ती देना चाहिए। बस्ती देने से फिर वो थोड़ा प्रेशर पड़ता है तो अच्छे से बस्ती प्रत्यागम हो जाता है। उसके बाद में पश्चात कर्म, जब बस्ती दे देते हैं उसके बाद में कुछ पश्चात कर्म का प्रयोग करना चाहिए। और हमें कभी कभी क्या होता है कि ना पेशेंट को जब हम वर्ती रखते हैं, गुद वर्ती भी रखते हैं ना, तो अगर मल कहीं रुका हुआ है और पेट में दर्द हो रहा है तो गुद वर्ती रखते ही वह मल प्रवृत्ति अच्छे से होने लगती है। ऐसा भी एक नियम बताया गया है। इसके बाद में पश्चात कर्म बताया कि बस्ती देने के बाद क्या करना चाहिए। बस्ती प्रत्यागम होने के बाद मल वेग आएगा कि नहीं आएगा यह हमें जानना जरूरी है। तो पेशेंट को थोड़ा लिटा देना है और पेशेंट को बोलना है कि आप देखिए आपको मल प्रवृत्ति अब फिर से होगी कि नहीं होगी। अगर पेशेंट को प्रेशर बन रहा है तो एक दो बार और हो जाएगा और वो उसको मल प्रवृत्ति हो सकती है। इसके बाद में पेशेंट को विश्रांति करना है, आराम करने देना है। और उसके बाद में बस्ती प्रत्यागम होने के बाद में पेशेंट को थोड़ा घिन आता है तो पेशेंट को बोलना है कि आप स्नान कर लीजिए। तो स्नान करने के लिए कोष्ण जल या सुखोष्ण जल, इस तरह से हम लोग स्नान करने के लिए बोलते हैं। तो उससे क्या होता है कि स्नान करने से क्या होता है कि जो भी दोष चलायमान है, वो जो पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रहे हैं, वह शमन को प्राप्त करते हैं और पेशेंट को और रिलैक्स हो जाता है। पूरा शरीर जो है वो एकदम रिलैक्स हो जाता है। इसीलिए स्नान करना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद में निरूबस्ती होने के बाद पेशेंट को भूख लगती है, पेशेंट का रुचि उत्पन्न होता है, तब उसको हल्का खाना देना चाहिए। और जितना भी वो खाना खाता है नॉर्मली, तो हाफ पेट, मतलब हाफ से 1/4 पेट तक ही हल्का एकदम खाना खाना है, फुल डाइट नहीं करना है। निरूबस्ती का ये नियम है। इसके बाद में पित्त प्रकृति रोगी को बताया है कि मुद्गयुष, मूंग दाल का जो सूप रहता है वह देना है और चावल इसको देना है, या दूध और चावल यह देना है। कफ प्रकृति वाला इंसान है उसको युष के साथ चावल दे सकते हैं। वात प्रकृति वाला है तो मांसरस या सूप के साथ या युष के साथ चावल दे सकते हैं। जैसा ऐसा प्रकृति है वैसे वैसे उसको खाने की योजना करना चाहिए कि उसको साथ में हो। वात प्रकृति है तो उसमें थोड़ा बल की हानि हो सकती है निरूबस्ती के बाद, इसलिए मांसरस बोला है या युष के साथ देने के लिए बोला है। फिर उसके बाद में पित्त वालों को दूध और चावल देने के लिए बोला है। पित्त वालों को दूध और चावल दे, अगर उसका ये कंडीशन देखना है, ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी युष भी दे सकते हैं, युष सभी को अलाउड है, मांसरस भी अलाउड है, लेकिन पित्त प्रकृति वाले को दूध वाला चीज दिया, दूध और चावल या खीर दिया तो पेशेंट को थोड़ा अच्छा लगता है। इसी तरह से हम लोग मूंग दाल की खिचड़ी, जो दाल खिचड़ी होती है, मूंग दाल की खिचड़ी चावल के साथ बनाई हुई, वह दे सकते हैं बस्ती प्रत्यागम होने के बाद। या फिर हम लोग ये दे सकते हैं, जो भी खिचड़ी देंगे उसमें थोड़ा घी डालें, या कढ़ी दें, कढ़ी पीने के लिए देंगे तो वो पेशेंट को अच्छा लगता है। या मूंग दाल का जो दाल का पानी होता है या दाल खाने के लिए वह बहुत अच्छा रहता है। दूध का प्रयोग कराएं या फिर मौसम्मी का रस, ये सब ऑप्शन में है। मौसम्मी का रस दें, भात का खीर बना के अगर दें, चावल का खीर अगर दें दूध के साथ पका के, वह बहुत अच्छा रहता है। फिर या फिर सूजी का हलवा बना के दें या सूजी का पतला खीर जैसा बना के दें तो वह भी अच्छा है। या उपमा दे दें पेशेंट को बस्ती प्रत्यागम होने के बाद, तो ये पेशेंट को बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से विरेचन करने के बाद तो संसर्जन क्रम करने का नियम है, वमन करने के बाद भी संसर्जन क्रम करने का नियम है। लेकिन निरूबस्ती के बाद अग्नि पे जाठराग्नि मंद नहीं होती है, यह केवल पेट साफ करती है, कोष्ठ की शुद्धि करती है और वायु का शमन करती है, वायु का अनुलोमन करती है निरूबस्ती। इसीलिए उस टाइम पे संसर्जन क्रम पालने का जरूरत नहीं पड़ता है। इसके बाद में परिहार काल जो रहता है, जितना टाइम लिया है या पंचकर्म लिया है उसका 3 गुना टाइम हमें परिहार काल करना पड़ता है। तो उसके लिए बहुत सारे नियम है। आप लोगों को मालूम है कि यान पे नहीं घूमना है, मतलब जर्नी नहीं करना है, फिर बहुत जोर से बोलना नहीं है, बहुत जोर से हंसना नहीं है, एक स्थान पर बैठे नहीं रहना है, मैथुन नहीं करना है, रात्रि जागरण नहीं करना है, ठंडा पानी नहीं पीना है, ठंडी हवा में नहीं घूमना है। बहुत सारे नियम रहते हैं। 8 जो नियम बताए वह तो चरक संहिता में सिद्धि स्थान में बताए। अब इसी तरह से हम लोग आगे देखते हैं कि निरूबस्ती का प्रयोग जो है वह कौन कौन सी व्याधियों में हम लोग करते हैं तो अच्छा फायदा होता है। तो सर्वांग वात रोग जो रहता है, पूरा बॉडी में पेन हो रहा है, मल्टीपल जो जिसको हम बोलते हैं पॉलीएथ्रालजिया, सर्वांग शूल, सारे ज्वाइंट्स में जो पेन होता है, सर्वांग वात रोग, उसमें हम लोग निरूबस्ती का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से आदमान है, पेट बहुत ज्यादा गुब्बारे की तरफ फूल रहा है, खाया पिया पच नहीं रहा और पेट ना खाना खाते ही फूल जाता है, तो उसको आदमान बोलते हैं। उसमें आम संचिति बहुत ज्यादा रहती है, तो ऐसे कंडीशन में निरूबस्ती तुरंत खाए हुए नहीं,
4-5 घंटे के बाद खाने के बाद अगर हम नीरू बस्ती देते हैं तो आधमान में बहुत अच्छा फायदा होता है। जब कृमि कोष्ठ रहते हैं तो कृमि गण के काढ़ा का बस्ती देते हैं तो वह कृमि कोष्ठ में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से उदावर्त, इसमें वेगों को धारण करने की वजह से मल मूत्र छींक उल्टी प्यास जो 13 अधारणे वेग है उनको धारण करने से जो उदावर्त जैसे कंडीशन हो जाती है उसमें भी हम लोग नीरू बस्ती का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से आंत्र में कूजन हो रहा है, गुड़ 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 शब्द हो रहा है तो उसमें भी नीरू बस्ती का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। उसी तरह से गुल्म है, गुल्म एक तरह से ट्यूमर टाइप होता है जिसको हम बायगोला बोलते हैं। स्किन और पेरिटोनियम के बीच में एक हवा की तरह डुबुक डुबुक एक चीज ऐसे घूमते रहते हैं, तो ऐसे गुल्म व्याधि भी वायु की व्याधि है। इसमें नीरू बस्ती देते हैं तो कोष्ठ की भी शुद्धि करता है, आवरण जन्य संप्राप्ति को भी भंग करता है और गुल्म में बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से पेट में दर्द है, शूल है, उदर शूल है या फिर बस्ती शूल है, हृदय शूल है, शिरा शूल है, त्रिक शूल है, किसी भी तरह से पेट दर्द हो रहा है या फिर हृदय शूल हो रहा है तो उसमें हम लोग देते हैं नीरू बस्ती तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से हृदय रोग में भी नीरू बस्ती देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पार्श्व शूल में, उन्माद में, अपस्मार में, फिर रजश है, एमेनोरिया की कंडीशन में अगर हम लोग, क्योंकि अपान वायु कभी कभी रोक के रखता है, रज को नहीं निकलने देता है, जब हम नीरू बस्ती देते हैं तो अपने आप मेंसेस शुरू हो जाते हैं। ऐसा बहुत बार प्रैक्टिस में मैंने भी देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि कभी कभी पेशेंट आती है कि 3-4 महीने तक उसको मेंसेस ही नहीं आया, तब हम लोग क्या करते हैं कि हम उनको नीरू बस्ती देते हैं। नीरू बस्ती देते ही अपान वायु को झटका लगता है, अपान वायु जैसे प्रतिलोमित अनुलोमित होता है वैसे ही रज भी आने लगता है, मेंसेस शुरू हो जाता है। और ये प्रैक्टिकल मैंने देखा है इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसी तरह से अंग गौरव जब है, अंग में गुरुता बहुत ज्यादा है, हैवीनेस बहुत ज्यादा है, उस टाइम पे भी हम लोग अगर नीरू बस्ती देते हैं तो हैवीनेस कम हो जाता है क्योंकि कोष्ठ की शुद्धि हो जाती है, वायु का अनुलोमन हो जाता है, मल मूत्र और टॉक्सिन्स जो रहते हैं, विष रहते हैं, वो सब निकल जाते हैं, शुद्ध प्रवृत्ति होती है, भूख लगती है और बॉडी में एक तरह से वैक्यूम तैयार होता है, मतलब आकाश महाभूत तैयार हो जाता है और शरीर में आकाशीय तत्व तैयार हो जाता है, पूरा पेट साफ हो जाता है। तो इसलिए नीरू बस्ती का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से नितंब में, जानू में अगर शूल हो रहा है, जंघा में, उरु में, गुल्फ में, बाहु में, शक्ति में, अस्थि में, संधियों में बहुत शूल हो रहे हैं, ऐसे सारे कंडीशन में हम लोग नीरू बस्ती देते हैं तो ज्वाइंट पेन में बहुत बढ़िया काम करता है, क्योंकि ज्वाइंट्स में एयर मॉलिक्यूल जाके और बहुत ज़्यादा उपद्रव कर रहे होते हैं। जब हम बस्ती देते हैं, पक्वाशय जो है जैसे पेड़ होता है, वृक्ष का जो मूल होता है वही सबसे मेन होता है, तो वृक्ष में अगर हमने कोई भी चीज़ डाला तो पूरा पेड़ अच्छा होता है। इसी तरह से जो शरीर का मूल स्थान कैसे पक्वाशय है, वायु का मूल स्थान पक्वाशय है, वहां पर हमने चिकित्सा किया, वहां से दूषित वायु को निकाल दिया तो पूरा बॉडी का वायु जो है वो एकदम बैलेंस हो जाता है। इसी तरह से परिकर्तिका है, पेट में कैंची काटने की तरह पेट दर्द हो रहा है, कर्तनवत वेदना हो रही है, उसमें भी हम नीरू बस्ती देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से भगंदर व्याधि है जिसमें बहुत ज़्यादा फिस्टुला है, बहुत सारे ओपनिंग हो गई है, उसमें भी नीरू बस्ती देते हैं, कोष्ठ की शुद्धि हो जाती है और उसके बाद में हीलिंग करना आसान चला जाता है, उसमें भगंदर की चिकित्सा करना पड़ता है, लेकिन हम लोग कोष्ठ को शुद्ध करने के लिए नीरू बस्ती का प्रयोग करते हैं। अर्श व्याधि में भी मलावरोध बहुत ज़्यादा रहता है, उसमें भी हम लोग नीरू बस्ती देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से मूत्राशमरी है, किडनी स्टोन या रिनल स्टोन में जो पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा शूल हो रहा है, वहाँ अपान वायु जो है वह बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रही है स्टोन की वजह से, वो वायु का सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, अवरोध हो रहा है, वहाँ पर हम लोग अगर नीरू बस्ती देते हैं तो अपान वायु निकल जाती है जो दूषित वायु है और पूरा शरीर का वायु है वो बैलेंस्ड हो जाता है। इसी तरह से मूत्र कृच्छता है, अगर यूरिन पास नहीं हो पा रहे तो जब हम लोग कहीं ना कहीं अवरोधात्मक संप्राप्ति है तो हम जब ये बस्ती देते हैं तो बस्ती की वजह से मूत्र प्रवृत्ति अच्छे से होने लगती है, वायु अनुलोमित हो जाती है और मूत्र कृच्छता जन्य जो पेन है, जो कठिनाई से और शूल युक्त जो मूत्र प्रवृत्ति हो रही है उसमें भी बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से वातरक्त की व्याधि है, उसमें हम लोग तिक्तक क्षीर बस्ती देते हैं, लेकिन वातरक्त में अगर हम गुडुची सिद्ध नीरू बस्ती देते हैं, गुडुची से सिद्ध गया वो काढ़ा या फिर अमृतोत्तरम कषायम, ऐसा उसका नीरू दे दें तो वह वातरक्त में पेन बहुत अच्छा कम कर देता है। इसी तरह से अम्ल पित्त की व्याधि है, हाइपर एसिडिटी है और मल अच्छे से साफ नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है, उसमें भी अगर हम लोगों ने नीरू बस्ती दे दिया तो फिर क्या होता है, कोष्ठ की शुद्धि हो जाती है, पूरा शरीर साफ हो जाता है और अग्नि प्रदीप्त होकर अम्लता जो है शरीर का वह कम हो जाता है और अम्ल पित्त में भी बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से रक्त प्रदर अगर हो रहा है, हैवी मेंसेस आ रहे हैं, उसमें नीरू बस्ती देते हैं तो वायु जो है जिसकी वजह से बार बार प्रदर हो रहा है, बहुत ज़्यादा हैवी मेंसेस आ रहे हैं, तो वायु जो है वो बैलेंस हो जाता है और फिर रक्त प्रदर का जो प्रेशर है अस्त्रिक दर का
जो मेटोरेजिया और ये मेनोरेजिया है, ऐसे सारी कंडीशन में बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से जीर्ण ज्वर है, तरुण ज्वर में पंचकर्म करने को निषेध बताएं, लेकिन जीर्ण ज्वर में अगर कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा है, मल बहुत ज़्यादा संचित हो गया है, पेट ही साफ नहीं हो रहा है, ज्वर की संप्राप्ति है, उसमें भी हम लोग नीरू बस्ती देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से कर्म बस्ती, काल बस्ती, योग बस्ती, इसके बारे में मैं कल बताऊंगा। हम लोग अभी कुछ कुछ अलग अलग बस्तियां भी देते हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। तो कुछ हमारे पास क्लैब्यता के पेशेंट आते हैं, नपुंसकता के पेशेंट आते हैं, जिनको ना मैथुन में असामर्थ्यता होती है, जैसे कि लॉस ऑफ लिबिडो होता है, या फिर उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, या फिर उनको प्री मैच्योर इजैकुलेशन होता है, या सेक्स फटीक होता है, मतलब वो लोग मैथुन करने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, या फिर उनको शुक्र ही नहीं निकल पाता है, शुक्र क्षीणता बहुत ज़्यादा रहती है। ऐसे सारे कंडीशन में हम लोग वाजीकर बस्ती देते हैं। तो उसमें अपने ग्रंथों में बताया है कि पक्षियों का जो अंडा होता है उसको लेना है, उसका बलक लेना है, दूध, घृत और शर्करा और कपी कच्चू का बीज, इन सबको सिद्ध करके, और फिर ये शीरपाक की तरह इसमें क्या क्या है, तो अलग अलग प्राणियों का जो अंडा का बलक है वह लेना है, अंदर का भाग, दूध लेना है, घी लेना है, शर्करा लेना है, कपी कच्चू का बीज लेना है, इसको शीरपाक की तरफ पकाना है और उसका बस्ती देते हैं। तो यह श्रेष्ठ बाजीकर करता है, मतलब घोड़े की तरह मैथुन करने में सामर्थ्य बढ़ा देता है, इसलिए बाजीकर बस्ती का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। इस पर मैं आप लोगों को और बताऊंगा, अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। इसी तरह से लेखन बस्ती होती है, जो लोग बहुत ज़्यादा स्थूल होते हैं, मोटे होते हैं, उनको हम लेखनीय गण का बस्ती देते हैं या लेखन बस्ती देते हैं। तो उसमें त्रिफला का काढ़ा का प्रयोग करते हैं, गोमूत्र का प्रयोग करते हैं, मधु का प्रयोग करते हैं, अलग अलग क्षार का प्रयोग करते हैं, जैसे कि यवक क्षार हो गया, टंकन क्षार हो गया, फिर सज्जी क्षार हो गया, अपामार्ग क्षार हो गया, बहुत सारे क्षार का प्रयोग करते हैं, पलाश क्षार हो गया, मूली क्षार हो गया। तो ये सब क्षार का प्रयोग करते हैं, तो वो लेखन का कार्य करता है। और जो क्षार होता है, आदो क्ले देती पश्चात विशोषयति, मतलब पहले क्लेदन करेगा, बाद में वो सुखा देगा, पूरी तरह से क्लींजिंग कर देता है, साफ कर देता है। तो एलोपैथी के डॉक्टर्स जैसे साबुन के पानी का बस्ती देते हैं, तो वह भी एक तरह से क्षार है, लेकिन वो केमिकल है, आर्टिफिशियल है। हम लोग नेचुरल वे में बनाया हुआ जो क्षार है उसका प्रयोग करते हैं, वो भी मात्रा पूर्वक। कोई भी चीज़ है अति सर्वत्र वर्जित, मात्रा पूर्वक जब हम लोग नीरू बस्ती देते हैं तो वह लेखन बस्ती करने से, लेखन बस्ती होने की वजह से लेखन करते हैं, मेद को और कफ को वह लेखन करके पूरी तरह से निकालता है, तो वेट लॉस में बहुत अच्छा फायदा होता है इसको, इसलिए इसको लेखन बस्ती बोलते हैं। इसी तरह से मल के शोधन के लिए तुत्थोदक का बस्ती है, ऐसा बताया ग्रंथकारों ने। तो 1% मोरचूद लेना है, या फिटकरी जिसको बोलते हैं, वह ले लेना है और उसको पानी में मिक्स करना है, और उसको 20 ml या 100 ml तक मिक्स करके और उसका बस्ती देते हैं। कुछ लोग सस्य का बस्ती देते हैं, सस्य को पानी में मिक्स करके और उसका बस्ती देते हैं। कुछ लोग फिटकरी के पानी को मिक्स करके और उसका बस्ती देते हैं। तो ये क्या होता है, मल को शोधन करने के लिए तुत्थ का जो बस्ती रहता है उसका बहुत, तुत्थ मतलब फिटकरी, उसका प्रयोग करते हैं, या फिर कुछ लोग सस्य का भी प्रयोग करते हैं, जो कॉपर सल्फेट होता है उसका भी प्रयोग करते हैं, तो वह अच्छे से मल का शुद्धि कर देता है। इसी तरह से, और इसको जब देते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि तुत्थोदक का बस्ती अगर ज़्यादा मात्रा में दे दिया, जो मोरचूद बोलते हैं या फिर हम लोग सस्यक बोलते हैं, कॉपर सल्फेट जो रहता है उसको अगर जब देते हैं तो कुछ कुछ पित्त प्रकृति वालों को गुद दाह होता है, बर्निंग सेंसेशन होने लगता है, तो उनको तुत्थोदक का नहीं देंगे, उसको नॉर्मल त्रिफला काढ़े का देंगे। किसको जो सूट होता है उसको वह बस्ती देते हैं। तो इसको देने से 1 से 2 वेग आते हैं, पेशेंट का पेट साफ हो जाता है और मल का शुद्धि हो जाता है। या फिर आप लोग त्रिफला काढ़े का भी बस्ती देंगे, दशमूल काढ़े का भी बस्ती देंगे, वह भी मल को शुद्ध कर देती है। तुत्थोदक का बस्ती जो है वो नॉर्थ इंडिया में चलता है, और कोई कोई पुणे के परंपरा में भी तुत्थोदक का बस्ती, मतलब तुत्थ का पानी में घोल कर उसका बस्ती दिया जाता है। कुछ कुछ वैद्य करते हैं, ज़्यादातर लोग